हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ मैं एनबीएफसी पर। ये सीरीज चल रही है इकोनॉमी की, जो क्लासेस हैं जहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के द्वारा आपको समझाया जा रहा है, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्जाम जो भी आप एसएससी, यूपीएससी या फिर स्टेट लेवल के जो देते हैं, अगर जिसमें इकोनॉमी आती है उनके लिए आपको यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। आज की जो वीडियो है वो पूरी रहने वाली है यहाँ पर एनबीएफसीज के बारे में, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग भी चैनल पर नए हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर एक टेलीग्राम आईडी दी हुई है @हरीश यूपीएससी विद हरीश के नाम से। आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको वो सिर्फ काम की चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप अपनी जर्नी यूपीएससी की तैयारी के दौरान में अपने आप को सेव देने के लिए जिन चीज़ों की आपको नीड होती है। फ्री में मेंटरशिप टाइप का एक प्रोग्राम भी होता है अगर किसी को ज़रूरत होती है। एक 99 का पैक चल रहा है, उसमें आपको जो भी इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जिनको भी वो चाहिए आप @hरी6_696969 पर, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इससे पहले की जो क्लासेज हैं आप वो देख सकते हो। वो क्लासेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। साथ ही में एक विज़न के टेस्ट हैं, विज़न आईएएस के जो 2025 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट हैं वो सॉल्व करवाए जा रहे हैं। वो भी चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट देखेंगे विज़न आईएएस की, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर 7 टेस्ट हो गए हैं कंप्लीट, वो वीडियो आप देख सकते हो और इससे आपका रिवीजन में आसानी मिलेगी। अब हम बात शुरू करते हैं एनबीएफसीज के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। देखिए, एनबीएफसी के बारे में बात करते हैं। एनबीएफसी क्या होती है? एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इनके नाम से ही आप समझिए, देखिए नॉन वर्ड पहले लगा हुआ है, यानी कि ऐसी कंपनी जो बैंकिंग की सर्विसेज ना दें। नॉन बैंकिंग यानी बैंक नहीं है भाई, कंपनीज हैं ये समझिए। अब कंपनीज एक्ट हमारे यहाँ कौन कौन से हैं, जैसे कि कंपनी अधिनियम 2013 है, ऐसे ही कंपनी एक्ट 1956 का है एक, यानी कि एक 2013 का एक्ट है ना, एक 1956 का। तो अगर कभी ऐसा पेपर में आए कि ये क्या है, तो कंपनी से आप समझ जाइए कि इन दो में से अगर दोनों एक्ट में से कुछ दे रखा है तो उस पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा। अब एनबीएफसी की हम बात करते हैं, तो एनबीएफसी है क्या। पहले तो देखिए, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो सरकार का उद्देश्य है, वित्तीय समावेशन, यानी कि सभी को वित्त वाली जो धारा है उसके अंदर समाहित करना है। तो कैसे करेंगे, तो उन्हीं के बीच में एक आती है एनबीएफसी। अब एनबीएफसी की हम परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पे। एनबीएफसी भारत की वित्तीय प्रणाली का अहम हिस्सा है। ये बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं, परंतु इन्हें आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त नहीं होता है। देखिए, जो बैंक होती हैं उनको लाइसेंस प्राप्त होता है, इनको लाइसेंस प्राप्त आरबीआई से नहीं है। इनकी भूमिका वित्तीय समावेशन, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण वितरण और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देना होता है। अब आप देखिए कि ये क्या क्या कर सकती हैं। देखिए, जैसे कि ये वित्तीय समावेशन करेंगी, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देंगी, लघु उद्योगों को ऋण देंगी। आप सपोज जैसे कि आप छोटा सा कोई लोन लेना चाहते हैं, तो आप अपने आसपास देखते होंगे या फिर आप आसपास कभी देखा होगा आपने, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस और आदि नाम सुने होंगे। तो वो आपके पुराने व्हीकल्स पे भी फाइनेंस करके दे देते हैं। ट्रक वगैरह वालों को ज़्यादा पता रहता है। तो ठीक है, आपको बस इतना समझना है कि ये हमारी फाइनेंशियल जो सिस्टम है, वित्तीय प्रणाली है, उसमें अहम भूमिका निभा रही हैं। और वित्तीय समावेशन, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण वितरण, लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता देना, इनका आदि काम होता है। आगे हम शुरू करेंगे, जैसे कि अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसके कार्य क्या क्या है। देखिए, अभी एक तरह से आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, उसके तहत ये एक कंपनी है। 1934 के तहत ये कंपनी मानी जाती है। अब देखेंगे यहाँ पे इसके कार्य क्या क्या है। देखिए, ये कार्य करती है, तो वित्तीय सेवाएं देती है, मैंने आपको बताया अभी, जैसे कि ऋण देना, संपत्ति फाइनेंस, लीजिंग करना, बीमा और म्यूचुअल फंड आदि की जैसी सर्विसेज ये देती हैं। मांग जमाएं, ये करंट अकाउंट, और अब मैं बता दूं मांग जमाएं क्या इससे कर सकती है, नहीं, ये सेविंग और करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकती। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एनबीएफसी मांग जमाएं स्वीकार कर सकती है, तो ये आप गलत कर देना कि वो गलत होगा। मांग जमाएं ये स्वीकार नहीं कर सकती, ठीक है, ये स्वीकार नहीं कर सकती। यानी कि चेक, अब वो पूछ ले आपको क्वेश्चन में कि एनबीएफसी में क्या चेक के द्वारा आहरण, यानी कि चेक से पैसे निकालने की सुविधा दी जाती है, तो ऐसा नहीं है। इसमें चेक और ड्राफ्ट आदि के माध्यम से धन नहीं ले सकती है। तो ये भी यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। मांग जमा ये स्वीकार नहीं करती। निवेश और ऋण ये जरूर करती हैं, निवेश भी करती हैं, ऋण भी देती हैं। तो जैसे कि बट बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत इनकी गतिविधियां बैंकों से भिन्न होती हैं। देखिए, एक एक्ट है बैंकिंग अधिनियम 1949,
तो इसके तहत जो इनकी गतिविधियां होती हैं वो बैंकों से भिन्न होती हैं। आगे समझेंगे, आगे थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी इसमें नजर आएगी। जिनको भी नोट्स वगैरह चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एनबीएफसीज का विनियमन कैसे होता है, इन्हें कौन रेगुलेट कर रहा है, कैसे रेगुलेशन हो रहा है। देखिए आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, उसे एनबीएफसी के वहाँ रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण कराना जरूरी है, इन्हीं से इनका विनियमन भी हो रहा है। अब देखेंगे कंपनी अधिनियम एनबीएफसी का संचालन कानूनी रूप से संरचित हो और नियामक मानकों का पालन हो। अब देखिए एनबीएफसी कंपनी एक्ट 2013 क्या कह रहा है कि इनका जो संचालन है वो कानूनी रूप से होना चाहिए संरचित और नियामक मानकों के पालन होना चाहिए। ठीक है, तो पंजीकरण कहाँ होगा, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई के पास कर रहा होगा, विनियमन भी इसी एक्ट के तहत होगा। और आगे देखेंगे एनबीएफसी अपनी संचालित पूंजी का 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करेगा। मैंने ऊपर बताया था आपको, निवेश करेगा ऋण देगा। देखिए अभी ये क्या है कि इन्हें स्थिरता देने के लिए, यानी कि जो 75% इनके पास पैसा, यानी कि मान लेते हैं 100 रुपये में से 75 कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। बाकी का 25% कहाँ करेंगे, 25 रुपये वो आपका कर देंगे कहीं अन्य जो कोई गतिविधि है, जैसे किसी को ऋण देना वगैरह, ऐसी गतिविधियों में ये इन्वेस्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, 75% इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे कि अब देखिए कुछ होती हैं सिस्टमेटिक महत्वपूर्ण, यानी कि सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज होती हैं। उन एनबीएफसीज के आगे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो SI लिखा हो सकता है। देखिए एनबीएफसीज के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कुछ डिपॉजिट भी होती हैं, कुछ नॉन डिपॉजिट भी होती हैं। उनको इस प्रकार लिखा जाता है एनबीएफसी डिपॉजिट या फिर ND नॉन डिपॉजिट। ठीक है, तो ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट हो जाती है SINBFC। तो ऐसी एनबीएफसी जिनकी संपत्ति 500 करोड़ या उससे अधिक की हो, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, निवेशकों के लिए। तो देखिए ऐसी एनबीएफसी जिसका 500 करोड़ से प्लस की संपत्ति हो, वो सिस्टमेटिक महत्वपूर्ण एनबीएफसी के अंतर्गत आती हैं। आगे देखेंगे एनबीएफसी के जो है, अब देखिए जो एनबीएफसी हैं उनको पूंजी पर्याप्तता अनुपात होता है, जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो यानी कि CAR आवश्यक रूप से बनाना होता है अपने पास में। तो कितना होता है, ये 15% है। अभी जो रेट चल रहा है 15% है, उससे प्लस हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अभी CAR जो है वो 15% है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है क्या एनबीएफसीज को CAR बनाना अनिवार्य है, CAR रेशियो की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सही होगा, CAR की उन्हें आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे आरबीआई जो है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, यानी कि आरबीआई की एक संस्था है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC बोलते हैं, के द्वारा एनबीएफसीज का पर्यवेक्षण किया जाता है, यानी कि ये इनका पर्यवेक्षण करती है FSDC। यानी कि एक तरह से कहेंगे अगर क्वेश्चन में आए आरबीआई इनका पर्यवेक्षण करती है तो ये भी सही होगा, अगर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद आ जाए तो ये भी सही होगा। और दूसरा देखेंगे कि एनबीएफसीज अपनी वित्तीय स्थिति, ऋण की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होती है। तो आरबीआई ने गाइडलाइन दे रखी है, कैसी गाइडलाइन दी रखी है, तो आरबीआई की जो अपनी स्थिति होगी, यानी कि वो कितना ऋण कहाँ पे दिया है, कितना ऋण उसका NPA हो गया है, व्यक्तिगत और संस्थागत जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इनमें इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करनी होती है, यानी कि अपनी वेबसाइट पे डाल देना आदि आदि इस तरह से करते होंगे। ये गाइडलाइंस किसने दिए हैं, दिशा निर्देश आरबीआई ने दिए हुए हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा व्यक्तिगत इंपॉर्टेंट है और संस्थागत निवेशक दोनों के लिए है ये चीज़ें। नेक्स्ट देखेंगे एनबीएफसी के प्रकार। तो देखिए एनबीएफसी किस तरह से होती है। एनबीएफसी के प्रकार दो इन्हें आधारों पर हम बांट सकते हैं, जैसे कि एक तो कार्य के आधार पर बांट सकते हैं, दूसरा हम इसे देख सकते हैं कि पंजीकरण और विनियमन के आधार पर, यानी कि इनका कार्य के आधार पर कैसे कि वो क्या क्या कार्य करती हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्य के आधार पर ऐसे कैसे। कुछ एनबीएफसी ऐसी होती हैं जो कि लोन दे देती हैं, यानी कि ऋण देंगी। तो वह कैसी है, यानी कि एक आप पर्सनल आदमी है, मतलब पर्सनल व्यक्तिगत रूप से आप जाइए, आप कहिए मुझे लोन चाहिए, तो वो एनबीएफसी आपको लोन दे देगी। आप व्यवसायी हैं, कोई छोटा दुकान वगैरह कुछ चलाते हैं, आपको लोन चाहिए, आप चले जाइए, आपको लोन मिल जाएगा। आप कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए एनबीएफसी के पास चले जाइए, वो आपका फाइनेंस कर देंगे। तो यही व्यक्तिगत, व्यावसायिक और वाहन ऋण, जैसे कि आप बजाज फाइनेंस, आपने आजकल नाम सुना होगा, आप एसी, फ्रिज, कूलर खरीदने जाते हो तो वहाँ पर बड़े बड़े स्टोर्स में बजाज वाले बैठे होते हैं, कहते हैं हमसे फाइनेंस करा लो, जीरो इंटरेस्ट पे करा लो, EMI पे करा लो, वो सारे आदि सुविधाएं देते हैं, जैसे महिंद्रा फाइनेंस। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट एनबीएफसी जो होती है, जैसे HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक की अलग से एनबीएफसी है वो।
दूसरा होता है गैर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट। अब देखिए सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट में मैंने बताया था आपको 500 करोड़ रुपए की संपत्ति या उससे अधिक की संपत्ति होनी चाहिए। गैर सिस्टमेटिक ऐसी होती है जो छोटा है, जिनका ऋण पोर्टफोलियो होता है वो बहुत पूंजी कम होती है। इनका एक तो ऋण पोर्टफोलियो और पूंजी कम होती है, बस इतना अंतर है इन दोनों में, ये ध्यान रखना। आगे देखेंगे कुछ एनबीएफसी ऐसी हैं, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। जैसे कि आप होम लोन लेने के लिए, आपको घर बनाना है, होम लोन चाहिए, तो आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाओगे। वाणिज्यिक संपत्ति से संबंधित लोन लेना है तो आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए पास जाओगे। जैसे एचडीएफसी लिमिटेड है, एलआईसी फाइनेंस, एलआईसी हाउस फाइनेंस है। ऐसी एक होती है कुछ असेट फाइनेंसिंग कंपनियां। असेट फाइनेंसिंग कंपनी कैसी होती हैं, जो वाहन, आपकी कोई मशीनरी है या अन्य उपकरण की खरीद पे आप के लिए फंडिंग देती हैं, ठीक है। जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, तो ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये आपको एक बारी वाहन ले लिया, अब वो उसका लोन पूरा आपने दे दिया, उसके बाद में फिर दोबारा आपको उस पर लोन चाहिए तो फिर श्रीराम के पास चले जाइए, ये फिर आपके लोन करके दे देंगे। सुंदरम फाइनेंस भी इसी तरह की एक एनबीएफसी एसेट फाइनेंसिंग कंपनी बोलते हैं। तो है एक होती है इन्वेस्टमेंट कंपनियां, इन्वेस्ट करती हैं, जैसे शेयर, बॉन्ड्स और अन्य वित्तीय उत्पादों में ये इन्वेस्ट करती हैं। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, शेयर, बॉन्ड्स और अन्य वित्तीय उत्पादों में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस सर्विसेज और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़। आप आई होप आप समझे होंगे, एक बार ठीक से फिर देख लेना। यानी कि देखो सिंपल वे में ये है कि एनबीएफसी दो तरह से हैं, एक तो कार्य कैसी कर रही हैं उन कार्यों के आधार पर एनबीएफसी, दूसरा पंजीकरण और विनियमन के आधार पर, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे देखेंगे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी हुआ, गैर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट हुआ, बस ये दो एनबीएफसी इधर आती हैं। अब देखेंगे कुछ एनबीएफसी ऐसी भी हैं, यानी कि कुछ एनबीएफसी का नियंत्रण और विनियामक अन्य अन्य विनियामक करते हैं। आरबीआई के नियंत्रण से इन्हें छूट प्राप्त होती है, यानी कि आरबीआई डायरेक्ट नहीं करती। आरबीआई क्यों डायरेक्ट नहीं करती, कुछ है ऐसी हैं, यानी कि उन पर दोहरे विनियामक की समस्या आ जाएगी। आरबीआई भी कर रही है इधर से, जैसे हम इंश्योरेंस वाली एनबीएफसी की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे इरिडा करती है, तो अब आरबीआई का नियामक और इरिडे का नियामक तो दिक्कत आएगी दोनों में। तो दोहरे नियामक की समस्या से छूट के लिए इन्हें आरबीआई के नियंत्रण से बाहर रखा गया है। जैसे कि आप वेंचर कैपिटल फंड है, मर्चेंट बैंक है, इनको कौन करता है, इनको सेबी करती है। एचएफसी बैंक है, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, इन्हें कौन करता है, नेशनल हाउसिंग बैंकिंग करती है, ठीक है। एनएचबी करती है। इंश्योरेंस कंपनी है, उनको इरेडा करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज को निम्नलिखित में से इंश्योरेंस एनबीएफसी को आरबीआई के द्वारा विनियमित किया जाता है, तो क्या स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत होगा, ये इरिडा के द्वारा किया जाता है। आई होप आप समझे होंगे। प्लीज़ जितने भी लोग समझ रहे हैं एक बारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, फीडबैक अपना शेयर ज़रूर करिएगा। अब उसके आगे मैं समझा देता हूँ आपको कैपिटल एडुकेसी रेशियो। तो ये क्या होता है, CAR क्या होता है, तो CAR जो है इनके लिए मैंडेटरी होता है। देखिए अभी पीछे टर्म आई थी कि CAR अभी कितना है, अभी 15% है और ये एनबीएफसी को रखना अनिवार्य है। अब हम देखेंगे CAR क्या होता है। बैंक और गैर बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं को अपने जोखिम का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी रखनी होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, सपोज दैट कि आपने 100 रुपये का लोन दिया हुआ है किसी को, ठीक है। तो 100 रुपये के लोन में से तो बैंक और गैर बैंकिंग के लिए CAR की व्यवस्था कर रखी है। CAR अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, उनके अनुसार इनको रखना होता है। तो 15% अभी चल रहा है, तो इसमें से बैंक क्या करेगा, 15 रुपये सेफ्टी की सिक्योरिटी के लिए रखेगा अपने पास में, कि अगर कल को ये जो लोन है 100 रुपये का, ये NPA हो जाता है, ये मिलेगा नहीं वापस, तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए 15 रुपये पहले ही इन्होंने रखवा लिया, यानी कि 15% NPA है। यानी कि यहाँ पे वित्तीय संस्थाओं को अपने जोखिम का सामना करने के लिए पूंजी पर्याप्त पूंजी रखनी होती है। तो ठीक है, आई होप आप समझेंगे, आगे और एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों, या उद्देश्य और महत्व क्या है, क्या जरूरत है इसको रखने की। देखिए एक तो जोखिम का सामना करने की क्षमता है, वित्तीय संस्थाओं का संरक्षण करना है, जैसे कि दिवालिया होने से बचाना। वही मैंने बताया कि लोन वगैरह वापस नहीं आएगा तो समस्या हो जाएगी एनबीएफसी या बैंक के लिए, तो वित्तीय संस्थाओं को संरक्षण भी करना है, यानी कि दिवालिया होने से बचाव करना है। नियामक अनुपालन भी है, संचालन में स्थिरता रहे, तो आरबीआई निर्धारित करती है भाई नियामक सही से चले तो मैं CAR तय करवाऊंगा इन सबसे, तो इस तरह की बातें वो कहता है। आप इसी तरह के डायग्राम्स भी आप अपना जब मेंस के आंसर राइटिंग लिखते हो तो इस तरह का डायग्राम भी यहाँ पे ऐसे बनाने सीख सकते हो, ठीक है।
अब इसकी गणना कैसे की जाती है देखिए, और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कैसे कितना अमाउंट रखा जाए। देखिए, टीयर 1 कैपिटल होती है, एक टीयर 2 कैपिटल होती है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक होता है रिस्क वेटेड असेट्स, यानी कि RWA, इनटू करते हैं इसको ये टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल जो है इसको अपॉन करेंगे हैं RWA के साथ में और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो अब इस तरह से इसका एक फॉर्मूला है, निकल जाता है। अब हम आपको टीयर 2 और टीयर 1 कैपिटल आगे समझाएंगे। पहले हम RWA देख लेते हैं कि रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होता है। यानी कि उन परिसंपत्तियों का कुल मूल्य होता है जिन पर जोखिम लागू होता है, जैसे ऋण और निवेश। यानी कि कुल मूल्य हुआ किसका, जिन पर जोखिम और लागू होता है। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। देखिए, यानी कि कुल मूल्य का जिन पर जोखिम लागू, ऐसा ऋण और निवेश होता है। ठीक है, ऋण और निवेश इसमें आते हैं। अब देखेंगे हम टीयर 1 कैपिटल क्या होती है। तो टीयर 1 कैपिटल यह, एक सेकेंड, यह संस्था की मुख्य पूंजी है, यानी कि जो केवल स्वयं की और प्रारंभिक योगदान वाली पूंजी होती है। देखिए, अगर टीयर 1 कैपिटल आपसे पूछ लिया जाए तो कह देना भैया सीधी। देखो, जैसे कि आप सपोज आप बैंक खोलने गए, तो आप बैंक खोलने गए, आपने कहा मेरे पास तो भाई 100 रुपये हैं, मैं तो 100 रुपये यहाँ बैंक में जमा करूँगा, उसके बाद कस्टमर्स आएंगे, फिर जो आएगा पैसा उसके बाद में मैं देखूंगा जब मेरी बैंक बड़ी हो जाएगी। तो जो आपने ये मूल पूंजी अपनी यहाँ रखी, जो आपकी खुद का पैसा है, यानी कि प्रारंभिक जो योगदान आपने दिया है, वो आपका टीयर 1 कैपिटल माना जाता है। अब ऐसे ही समझेंगे हम टीयर 2 कैपिटल क्या होता है। टीयर 2 कैपिटल जो है, टीयर 2 कैपिटल यानी कि सप्लीमेंट्री कैपिटल भी इसे कहा जाता है। अब कैसे, टीयर 1 कैपिटल के बाद आती है ये, इसमें बॉन्ड्स दूसरी श्रेणी के ऋण शामिल होते हैं। तो बस आपको ना रटने की जरूरत नहीं, बस इतना समझना है, टीयर 1 कैपिटल, 1 मतलब जो पहले दी है, टीयर 2 मतलब जो बाद में पैसा आया है। इतना ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं CAR की गणना कैसे की जाती है, कि न्यूनतम सीमा कैसे होगी। तो CAR की जो न्यूनतम सीमा बैंकों के लिए 9%, NBFC के लिए 15%। अभी ये करंट की सिचुएशन का मैं बता रहा हूँ आपको। तो 9% बैंक के लिए, 15% NBFCs के लिए। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ इसको। जैसे आप समझिए रिस्क वेटेड असेट्स, यानी कि बैंक ने 1000 करोड़ रुपए के लोन दिए हुए हैं। अब बैंक की जो टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल है वो सिर्फ 150 करोड़ रुपए की है। ठीक है, अब हम CAR निकालेंगे इसका। तो हम करेंगे कितना, टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल का टोटल हम ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे 1000 रुपये लिख देंगे, यहाँ पे 1000 करोड़ सॉरी। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको कट के आएगा 15%। तो इस तरह से RWA कैलकुलेट किया जाता है कि भाई इसके 15% CAR निकलेगा। ठीक है, सॉरी मैं CAR लिखना था, RWA लिख दिया। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। अब आप बात करते हैं NBFCs के बारे में। NBFCs का वर्गीकरण मैं आपको बताया, ऊपर की विषय क्या है यहाँ पे लिखा है, और ये कैसे होंगी। NBFC डिपॉजिट, ND मतलब नॉन डिपॉजिट। देखिए, जमा स्वीकार करती हैं NBFC, D डिपॉजिट। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि डिपॉजिट D लिखा हो तब वो डिपॉजिट स्वीकार करेगी, नहीं NBFC नॉन डिपॉजिट नहीं स्वीकार करेगी। मुख्य कार्य क्या है, ये जमा करती है और ऋण देती है, बिल्कुल ठीक है। ऋण देना, निवेश करना अन्य वित्तीय संस्थाओं में, ये NBFC नॉन डिपॉजिट का काम है। नियामक कौन है, रेगुलेटर कौन है इसका, RBI, और जमा की अनुमति देती है RBI, बट इसका नियामक RBI तो है, बट जमा की अनुमति नहीं देती है। जमा उत्पाद जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि FD और RD बोलते हैं, वो आदि उत्पाद इसके होते हैं, डिपॉजिट वाली के, इसके नॉन डिपॉजिट के नहीं होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और सबसे जितने भी लोग जुड़े हैं, जिन्होंने भी वीडियो को पूरा देखा, उन सब के लिए धन्यवाद। मैं फिर कहूँगा @UPSC विद हरीश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और इससे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी सामग्री अलग से जो आपकी तैयारी को शेप दे सकती है, डायरेक्शन देगी, वो मिल जाएगी। और जो भी लोग, एक 99 रुपीज़ का पैक है अभी तक, उसमें पिछले 4 दिन में मैंने उसमें पॉलिटी कंप्लीट करा दी है, साथ में एक बार रिवीजन भी करा दिया, थोड़ी सी फास्ट स्पीड है। अभी कल से उसमें नया टॉपिक शुरू होने वाला है। जितने भी लोगों को नीड हो, आप मुझे पर्सनली harish_69696 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरी टेलीग्राम ID है। थैंक यू।